हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0, 4.0 या 5.0 सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवन कोई भी एग्जाम है, सबके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और टॉपिक है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और सबसे पहले आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास चलते हैं, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करेंगे। बीच में हमें ये नहीं कहना है कि आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा, अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत किया है, तब आप इसको लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो कार्यकाल है वो 1885 से 1947 तक का कितना है, तो 1885 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काल है। अच्छा, ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है बेसिकली 3 चरण में होता है। वो कौन कौन से 3 चरण हैं? एक है उदारवादी चरण, दूसरा है उग्रवादी चरण और तीसरा है गांधीवादी चरण। तो तीनों चरण हम डिस्कस करेंगे। 1800 जो उदारवादी है वो 1885 से 1905 तक है, ये उदारवादी चरण है। और उग्रवादी चरण की बात करें तो ये है 1905 से 1919 तक। वहीं पर गांधीवादी चरण की बात करें तो वो है 1919 से 1947। ये तीनों ही चरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता कौन कौन थे। सबसे पहले उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता के बारे में सुनेंगे और समझेंगे और याद भी करेंगे। देखिए, आपको ऐसे इस क्लास को देखना है, बिल्कुल कहानी की तरह आपको समझना है, जिससे आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो उदारवादी जो नेता है, जैसे कि उदारवादी नेता में है दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं और MG रनाडे। ये 4 लोग, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एंड MG रनाडे, 4 लोग उदारवादी नेता हैं। और उग्रवादी नेता में भी 4 लोग हैं। उग्र की बात करें तो लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्रपाल हैं और अरविंद घोष। तो उग्रवादी नेता की अगर ट्रिक आप लोग देखते हैं तो ऐसे याद कर लो, लाल बाल पाल घोष, ठीक है। लाल बाल पाल घोष, लाल से होता है लाला लाजपत राय, बाल से है बाल गंगाधर तिलक और पाल से है बिपिन चंद्रपाल, घोष है अरविंद घोष। तो लाल बाल पाल घोष ये है उग्रवादी नेता। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा कि उदारवादी और उग्रवादी नेता कौन कौन से हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। किसके बारे में? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, ये इसका जो सन है वो 1885 से 1947 तक है और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, स्थान है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, मुंबई। यही है, ये देख सकते हैं आप, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, मुंबई, ठीक है। अच्छा, इसका प्रारंभिक जो नाम था वो है भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। दादा भाई नौरोजी के सुझाव से, ओके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, दादा भाई नौरोजी के सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अच्छा, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे दोस्तों एलन एक्टिवियन ह्यूम। इन्हीं को A.O. ह्यूम भी कहते हैं, A.O. ह्यूम, ठीक है। A.O. ह्यूम पूरा नाम है एलन एक्टिवियन ह्यूम। ये निवासी स्कॉटलैंड के निवासी थे और भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी भी थे। शिमला में बसने के कारण इनको हरमीट ऑफ शिमला भी कहते थे और इनकी पत्रिका है जनता के मित्र। कांग्रेस के प्रथम सचिव जो 1906 तक रहे थे वो कौन थे? एलन एक्टिवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम जो थे, इन्होंने कांग्रेस के पहले सचिव 1906 तक रहे थे। अच्छा, A.O. ह्यूम को ही पक्षी विज्ञान के जनक भी कहते थे। क्या कहते थे? पक्षी विज्ञान के जनक A.O. ह्यूम है। इनकी मृत्यु 1912 में हुई थी। कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु है
वो 1912 में हो गई थी। चल आगे देखते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे 1905 बंगाल विभाजन। हमने 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डिस्कस किया, अब हम 1905 बंगाल विभाजन को देखेंगे। बंगाल विभाजन जो था ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक जो है पूर्वी बंगाल है और दूसरा पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल, ये है जो बंगाल था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है पूर्वी, दूसरा है पश्चिमी। बंगाल विभाजन 1905, इसका जो उद्देश्य है हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना। भाई 1905 में बंगाल का विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों की जो एकता है इसको तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन हुआ था। निर्णय हुआ था 20 जुलाई 1905 को और इसका विरोध 7 अगस्त 1905 को हुआ था। लागू कब हुआ? देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी निर्णय, विरोध और लागू। ऐसे पूछेंगे कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो इसका विरोध कब हुआ था, अच्छा इसका निर्णय कब हुआ था या फिर इसको लागू कब किया गया? तो निर्णय तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था, विरोध 7 अगस्त 1905 को, लेकिन लागू 16 अक्टूबर 1905। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमने यहाँ पर बात किया था बंगाल विभाजन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है पूर्वी, दूसरा है पश्चिमी। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल के अंतर्गत असम है और पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत बिहार है। पूर्वी के अंतर्गत कौन है? पूर्वी के अंतर्गत है असम और पश्चिम के अंतर्गत है बिहार। चलिए आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर अभी आपको हमने बताया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। हमने यहाँ तो बताया ना कि पूर्वी जो बंगाल विभाजन था इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। तो पूर्वी बंगाल में असम है और पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा है। जो पूर्वी बंगाल है दोस्तों, पूर्वी बंगाल ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र था? तो पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है एंड पश्चिमी बंगाल जो है ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। अच्छा, पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या है? पूर्वी बंगाल की जो राजधानी थी वो ढाका है और पश्चिमी की कोलकाता। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको अच्छे से एकदम मतलब बिल्कुल स्लो ऐसा पढ़ाने कि आप एक एक पॉइंट नोट कर लो या फिर इसको एक दो बार इसे मतलब देख भी लेंगे ना, फिर भी आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। ओके, हमने यहाँ पर बात किया था विरोध और लागू को। लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। अच्छा, उस समय जब बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उस समय पर वायसराय कौन थे? तो कौन थे? करजन थे। कौन थे दोस्तों? करजन थे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत स्थान है टाउन हॉल कोलकाता। क्या है? टाउन हॉल कोलकाता। अब हम बात करेंगे विभाजन विरोध के दौरान महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई थी उसको देख लेते हैं, क्योंकि विभाजन विरोध के दौरान महत्वपूर्ण घटना सबसे पहले हुआ था स्वदेशी आंदोलन। क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा होती 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन किस स्थान पर? टाउन हॉल कोलकाता में। इसका जो प्रस्ताव था बहिष्कार प्रस्ताव है, कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर ही इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। नेतृत्व देखिए किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक, मुंबई और पुणे, लाला लाजपत राय बंगाल एवं उत्तर प्रदेश, सर हैदर रजा दिल्ली है और चिदम्बर पिल्ले मद्रास। स्वदेशी आंदोलन का जो नारा है, स्वदेशी आंदोलन का नारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वदेशी आंदोलन का जो नारा है वो है वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। स्वदेशी आंदोलन के यही नारे हैं, वंदे मातरम है, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। 1905 में समझ में आया कि बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम की में जो एकता था इसको तोड़ना था, इसी के कारण बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे विभाजन लागू के बाद घटित घटनाएं। विभाजन लागू के बाद घटित जो घटनाएं हैं, देखिए संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर की सुझाव में राखी दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ के सुझाव पर क्या हुआ था? राखी दिवस मनाया गया, मतलब हिंदू मुस्लिम जो थे एक दूसरे को राखी बांधने। ठीक है, और बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो प्रसिद्ध गीत है अमार सोनार बंगला लिखा गया, जो आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बंगाल विभाजन के दौरान में क्या हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रसिद्ध गीत है अमार सोनार बंगला लिखा गया, जो आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे बंगाल विभाजन रद्द एवं दिल्ली दरबार। ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द एवं दिल्ली दरबार। देखिए ये जो बंगाल विभाजन रद्द और दिल्ली दरबार था 1911 में। दिल्ली दरबार का जो आयोजन था, दिल्ली दरबार का आयोजन
इसको आयोजित कब किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और उस समय पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इंग्लैंड के सम्राट जो हैं जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उस समय पर जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग थे और आयोजित 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं निर्णय क्या था इसमें। देखिए इस दरबार का आयोजन जब किया गया उसमें निर्णय भी लेना गया था। तो इसमें निर्णय लेना था तो वो निर्णय कौन का? पहला निर्णय था कि बंगाल विभाजन रद्द हो। पहला निर्णय यही था कि बंगाल विभाजन रद्द हो। और सेकेंड जो राजधानी थी कोलकाता से दिल्ली की घोषणा की गई 1911 में। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि कोलकाता से दिल्ली की घोषणा कब की गई थी या किस सन में किया गया था? तो किस विभाजन में कोलकाता से दिल्ली की घोषणा की गई है राजधानी को? तो हो जाएगा 1911 में। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो ऐसे पूछेंगे कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया जिसमें वर्तमान उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था। प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे बंगाल विभाजन को देखा 1905 में। क्या देखा? 1905 में बंगाल विभाजन को हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं दोस्तों क्या देखेंगे अब हम मुस्लिम लीग 1906। क्या देखेंगे? मुस्लिम लीग 1906। अच्छा मुस्लिम लीग 1906 इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। कौन थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां थे। इसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। कौन थे? आगा खां थे। अच्छा इसका उद्देश्य क्या था भाई? मुस्लिम लीग 1906 में जब हुआ था तो इसका मेनली उद्देश्य क्या था भाई? जब मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था, 1906 में जब मुस्लिम लीग हुआ था उस समय पर 1906 में हुआ, संस्थापक आगा खां और सलीमुल्लाह खां थे, प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। अच्छा इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और कांग्रेस के प्रति मुसलमानों से घृणा उत्पन्न करना। देखिए पहला था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना था। मुस्लिम लीग 1906 का यही उद्देश्य था। बात करते हैं 1906 का जो अधिवेशन था वो ढाका में हुआ था, 1907 का कराची में और 1908 का अमृतसर में। 1908 का जो अधिवेशन हुआ था अमृतसर का में जो अधिवेशन हुआ था इसमें प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग भी की गई। किसकी मांग की गई? प्रत्येक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी 1960 में अमृतसर अधिवेशन में। चलिए आगे देखते हैं। हम बात करते हैं 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। तो 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, इसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। स्थान जो है सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। परिणाम यही हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हुआ अध्यक्ष पद को लेकर। तो 1907 में जब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अच्छा किस लिए हुआ था? तो अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था कांग्रेस का विभाजन। इसमें परिणाम ये हुआ गर्मपंथी और नरमपंथी का विभाजन हो गया। किसका? गर्मपंथी और नरमपंथी का। ठीक है। अब हम बात करेंगे 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। क्या हुआ था? 1908 में खुदीराम को फांसी दी गई। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया जो असफल रहा। 1908 में क्या हुआ था? तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया जो कि असफल रहा। अब घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया? आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी हुई। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि किस व्यक्ति को सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा दी गई? तो उनका नाम है खुदीराम बोस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे कम उम्र में किसको फांसी दी गई? तो क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है इसमें से। चलिए और सन भी याद कर लेंगे ना क्योंकि सन भी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे 1909 मार्ले मिंटे सुधार। 1909 मार्ले मिंटे सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तत्कालीन वायसराय जो थे वो लॉर्ड मिंटो थे। ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। यही मेनली इसका उद्देश्य था 1919 मार्ले मिंटे सुधार का।
चलिए आगे बात करते हैं गदर आंदोलन, जो कि 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में गदर आंदोलन हुआ था। इसका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। गदर आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को 1 नवंबर 1913 को 1 नवंबर 1913 को गदर आंदोलन की स्थापना हुई थी। अच्छा, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके गदर आंदोलन के संस्थापक लाला हरदयाल थे और स्थान सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। और प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना कौन थे? प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, गदर आंदोलन 1919 में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं कि 1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका उर्दू में जारी हुई, जो साप्ताहिक थी। तो उर्दू की पत्रिका कब जारी हुई, जो कि साप्ताहिक थी? तो उसका नाम है 1 नवंबर 1913 को 1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका उर्दू जारी हुई, जो साप्ताहिक थी। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगी। कब से? तो 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगी। इस पत्रिका का जो प्रथम पहला पृष्ठ है, अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा नाम से छापा जाता था। कच्चा चिट्ठा नाम से छापा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें 1914 से 18 में हुआ था। अच्छा, भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो यूरोपीय शक्तियाँ जो थी उसको दो भागों में बटी। जो यूरोपीय शक्ति थी उसको दो भागों में बांटा गया था। पहला है और दूसरा, फर्स्ट और सेकेंड। भाई, यूरोपीय शक्ति दो भागों में बटी, पहली और द्वितीय। पहली में कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, इटली है, तुर्की। क्या है? ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, इटली है और तुर्की है। सेकंड की बात करें तो फ्रांस है, रूस है, इंग्लैंड। अच्छा, यहाँ पर ट्रिक देख सकते हैं आप। यूरोपीय शक्ति जो थी उसको दो भागों में बांटा गया था। पहले में अजीत है और दूसरे में एफआरई है। पहले में अजीत है, दूसरे में एफआरई है। ठीक है, तो पहले में अजीत है, अजीत, और सेकंड में क्या हुआ? एफआईआर हो गया। ऐसे भी मतलब ऐसे ट्रिक कुछ भी याद कर लो जिसे आपको याद हो, जो भी आपको पसंद हो ट्रिक उसको आप बना करके याद कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि तत्कालीन भारतीय वायसराय कौन थे। प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 से 18 के बीच में हुआ था, उस समय पर तत्कालीन भारतीय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। चलिए आगे बात करते हैं। 1915 गांधी जी का भारत आगमन हुआ था। कब हुआ था? तो गांधी जी का जो भारत आगमन था 1915 में हुआ था। गांधी जी का भारत आगमन 1915 में हुआ था। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की युद्ध में आर्थिक एवं सैन्य मदद की। ब्रिटिश सरकार गांधी जी से खुश होकर गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी। किसकी दी? तो केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी? अंग्रेजों ने दिया था, ब्रिटिश सरकार ने। लोगों ने गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा। लोगों ने गांधी जी को भर्ती कराने वाले सार्जेंट भी कहा। अब हम बात करते हैं 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1916 लखनऊ अधिवेशन, इसी को लखनऊ समझौता कहते हैं, इसी को लखनऊ कांग्रेस लीग समझौता। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसी को लखनऊ समझौता भी कहते हैं और कांग्रेस लीग समझौता। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, किस नाम से पूछ ले आपको, इसलिए अच्छे से पढ़कर जाना। वहाँ से ऐसे पूछ लें कि 1916 में कांग्रेस लीग समझौता हुआ था या नहीं, तो आप कहोगे अरे 1916 में कांग्रेस लीग समझौता नहीं हुआ था, है ना, आप इसे गलत करके आ जाओगे। तो इसलिए आपको पढ़ना है कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन, इसी को लखनऊ समझौता भी कहते हैं और इसी को कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। अब बात करते हैं इसकी अध्यक्षता की। तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था और परिणाम नरमपंथी और गर्मपंथी में एकता हुई। नरमपंथी और गर्मपंथी में क्या हुई? 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था उस समय पर परिणाम यही निकला कि नरमपंथी और गर्मपंथी में एकता आई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ पैक्ट हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली। किसने? कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली। अब इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से हुई। किससे हुई? तो इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट किससे हुई? गांधी जी से हुई, जिन्होंने किसानों की समस्याओं से गांधी जी को बताया और चंपारण आने को कहा। अब हम बात करेंगे 1916 होम रूल लीग आंदोलन। क्या? 1916 होम रूल लीग आंदोलन। देखिए दोस्तों, 1916 जब होम रूल लीग आंदोलन हुआ था उस समय ये आयरलैंड का शब्द अर्थ है स्वशासन है और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शब्द है।
देखिए तिलक का होम रूल है ये एनिवेशन, जब 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ था तो इसको दो पार्ट में हुआ था, एक था तिलक का होम रूल और दूसरा था एनी बेसेंट का होम रूल। तिलक का होम रूल जो था इसका क्षेत्र है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इसका जो मुख्यालय है बेलगांव है, क्या है मुख्यालय बेलगांव है। ओके, और इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 28 अप्रैल 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आगे है एनी बेसेंट का होम रूल। तो क्षेत्र है मद्रास है तमिलनाडु, ठीक है, क्षेत्र मद्रास तमिलनाडु है और इसका मुख्यालय क्या है अड्यार मद्रास है। स्थापना 1 सितंबर 1916 को हुआ था। अब तिलक का जो होम रूल है दोस्तों ये महाराष्ट्र में है और एनी बेसेंट का होम रूल मद्रास में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य था कि स्वराज की स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या था, स्वराज की स्थापना करना। और कथन है कि तिलक का जो कथन है, तिलक का कथन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तिलक का कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। वहीं पर एनी बेसेंट का जो उद्देश्य है स्वशासन की स्थापना करना है और उनके एनी बेसेंट के जो सचिव हैं वो है जॉर्ज अरुंडेल। कौन है, जॉर्ज अरुंडेल। आगे 1917 में कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करा दिया। तो 1917 में कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करवा दिया। अब बात करते हैं 1917 में चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था दोस्तों, इसी को चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह भी बोलेंगे, ठीक है। देखिए पहली बार गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका 1893 में हुआ था। तो पहली बार गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर हुआ था, साउथ अफ्रीका में। कब हुआ था, 1893 में हुआ था, ठीक है। भारत में पहली बार गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का जो प्रयोग हुआ था वो 1917 में चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1917 चंपारण में। और पहली बार गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह का प्रयोग था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था 1893 में। ओके, कारण क्या था भाई, 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसका मेनली कारण क्या था, किस लिए हुआ था, तो 3 कठिया प्रथा के कारण, ठीक है। 3/20 भाग पर नील की खेती होती थी। उद्देश्य था 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना। मेनली 1917 चंपारण सत्याग्रह का मेनली उद्देश्य था 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी जो थे वो चंपारण आए थे। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। आंदोलन सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। किसकी दी, महात्मा गांधी की उपाधि दी। अब हम बात करने वाले हैं 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है दोस्तों, कारण यही था कि मिल मजदूर द्वारा प्लेग बोनस नहीं देना। 1918 में जब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था तो मेनली इसका कारण क्या था, 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसका कारण था मिल मजदूर के द्वारा प्लेग बोनस नहीं देना। भाई मिल मजदूर के द्वारा प्लेग बोनस नहीं दिया गया, इसी के कारण 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद कंपनी 35% बोनस देने को तैयार हुई और यह महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल था। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं 1918 खेड़ा सत्याग्रह, इसी को कर नहीं आंदोलन भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछेंगे कर नहीं आंदोलन या फिर इसी को खेड़ा आंदोलन कहते हैं, 1918 में हुआ था। इसका मेनली कारण था कि फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार के द्वारा किसानों से लगान की वसूली करना था। आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय हुआ कि केवल समर्थ किसान ही कर सके। अब यह गांधी का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। तो गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन था, वो था खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। चलिए आगे बात करते हैं 1919 रॉलेट एक्ट। 1919 रॉलेट एक्ट, तो इसको पारित कब किया गया था, 18 मार्च 1919 को। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसका उद्देश्य है, इस एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमे चलाए जेल में कैद कर सकती थी। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। इस तो दोस्तों 1919 रॉलेट एक्ट को, इस एक्ट को क्या कहते हैं, तो इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल चलाया।
रोलेट एक्ट के ही खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल चलाया और 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। देखिए, रोलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान इस एक्ट के रोलेट एक्ट हुआ था। देखिए, अपने अभी हमने डिस्कस किया रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल की गिरफ्तार के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में सभा का आयोजन हुआ। सभा के आयोजन के दौरान कमांडर जनरल ओडायर ने गोलियां चला दी जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। कितने लोगों की? हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर की सहयोग भी की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उपाधि लौटा दी। किसने उपाधि लौटा दी? जैसे गांधी जी जो थे वो केसर हिंद की, रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की और जमनालाल बजाज राय बहादुर। तो इन तीनों ने जलियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ था तो इन तीनों ने उपाधियों को लौटा दिया। भाई गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि मिली थी, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी और वहीं पर जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि मिली थी। इन तीनों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन उपाधियों को लौटा दिया था। क्या किया था? इन उपाधियों को लौटा दिया था। आगे बात करते हैं कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए जनरल हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन भी बनाया गया। कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन बनाया गया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर सभा को संबोधित कर रहे डायर को गोली मार दी। कितने साल बाद? 21 ईयर्स के बाद। किसने? उधम सिंह ने। बहुत अच्छा काम किया उधम सिंह ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन जो था वो 1919 में हुआ था। देखिए, इसका कारण था ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रथम युद्ध जीतने के बाद तुर्की साम्राज्य को दंडित करना चाहती थी, जिस कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेज से नाराज थी। प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे जो 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ब्रिटेन और तुर्की के बीच में। इसी के बीच में सेवक की संधि हुई। तुर्की के सुल्तान पर सभी अधिकार को छीन लिया गया। तुर्की के सुल्तान का सभी अधिकार क्या हुआ? छीन लिया गया। तो तुर्की के सुल्तान का सभी अधिकार को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया दोस्तों। अब ये प्रथम विश्व युद्ध जो था वो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, तुर्की, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड से हुआ था, ब्रिटेन और तुर्की से। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, इसलिए भारतीय मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि सुल्तान के अधिकार छीने जाएं। भारतीय मुसलमान के द्वारा तुर्की साम्राज्य एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया और एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। अच्छा, इसके अध्यक्ष, खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन है? महात्मा गांधी। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं खिलाफत कमेटी के बारे में, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। प्रमुख जो सदस्य थे वो मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। और निर्णय, अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांग को स्वीकार नहीं करती तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। देखिए, जो खिलाफत आंदोलन था या खिलाफत कमेटी, तो खिलाफत कमेटी में यही हुआ था दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। प्रमुख जो सदस्य थे, इसके मेंबर जो थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। और इसका निर्णय था कि अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुआ जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी और खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुई भाई, खिलाफत कमेटी की जो समाप्ति थी उस समय हुई थी जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी और खलीफा पद को समाप्त ही कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन पूछे नहीं जाए। चौरी चौरा, असहयोग, जलियांवाला, ये सारे रॉलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी क्लास ही रामबाण है आप लोगों के लिए। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तिलक की मृत्यु के दिन 1 अगस्त 1920 को
असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई? इसका मेन उद्देश्य था स्वराज को प्राप्त करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना और ब्रिटिश सरकार की सहयोग नहीं करना। आगे है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। जो असहयोग आंदोलन है इसका प्रस्ताव पास हुआ कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 में हुआ था। आस्थान कोलकाता है। अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये जमा हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया जमा हुआ और छात्र के द्वारा शिक्षण संस्थान का बहिष्कार भी किया गया। छात्रों के द्वारा क्या किया गया? तो छात्रों के द्वारा शिक्षण संस्थान का बहिष्कार भी किया गया। नेक्स्ट है कि छात्रों के द्वारा शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया गया। वकीलों के द्वारा न्यायालय की बहिष्कार और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार एवं जलाया गया। संपूर्ण भारत में हड़ताल भी किया गया। आगे है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लाइन मार दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे 1922 चौरी चौरा कांड। किसके बारे में? 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। देखिए घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर में चौरी चौरा स्थान पर हुई थी। असहयोग आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण भीड़ ने पुलिस थाना में आग लगा दी जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। कितने लोगों की? 22 सिपाहियों की मौत हो गई। उस समय पर जो तत्कालीन गवर्नर रीडिंग थे। कौन थे? रीडिंग करो भाई, रीडिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस घटना के बाद क्या हुआ था? तो इस घटना के बाद गांधी जी ने बारदौली में एक बैठक बुलाई और 12 फरवरी को 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब हम बात करते हैं 1923 में स्वराज पार्टी। क्या हुआ था? 1923 में स्वराज पार्टी हुई थी। अच्छा दोस्तों, जब 1923 में स्वराज पार्टी हुआ था तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी के जेल जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। लो जी, असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की जेल जाने के बाद ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। मेनली इसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार के गठन की मांग करना था। इसका मेनली उद्देश्य यही था कि कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार के गठन की मांग करना है। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास, सचिव मोतीलाल नेहरू थे। 1924 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन स्थल पर गए। 1924 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन स्थल पर गए। अब 1924 में क्या हुआ था? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? बेलग्राम अधिवेशन 1924 में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एकमात्र अधिवेशन कौन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? तो वो था बेलग्राम अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, हमारी क्लास समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। हमने बेलगांव अधिवेशन तक डिस्कस किया 1924। ठीक है, 1924 तक हमने डिस्कस किया। अब 1925 से नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे उस थ्योरी क्लास को दोस्तों। और हमने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया। ठीक है, हम पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है। पार्ट 2 हम कल लेकर आएंगे। तो आप लोगों ने लास्ट तक बने नहीं, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा बताइए? आपको ये सेशन कैसा लगा? अच्छा बुरा जो भी लगा आप इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और दिल से शेयर भी कर दीजिएगा और दिल से पूछ करके अपने दिल से पूछिए और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। प्यार भरा कमेंट करिएगा, मोटिवेशन वाला कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा जिससे हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी से लेकर आए, पूरी मेहनत के साथ आए, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको ना उस क्वेश्चन को फाड़ के आना। ओके, चलिए तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। क्योंकि इस चैनल पर आप देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई और प्रीवियस ईयर भी जो सारी वीडियो हैं आप उसको देख सकते हैं। एनीवन आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आपको कहते हैं प्लीज़ इस चैनल पर बने रहो और लास्ट तक बने रहो।
क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो रहती ही नहीं है हमारे चैनल पर। आप देख सकते हैं ना, कोई भी वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं है। कोई मैराथन क्लास होगी तो भी वही होगी, बाकी तो 25-20 इससे ज़्यादा रहती नहीं है। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और एक सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अच्छा दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो आप लोग हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको वहीं पर पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।